अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं द लास्ट स्टार। मैं हूं हमजा तारड़, मेरे साथ हैं राना मोहम्मद अजीम साहब और इस्लामाबाद स्टूडियो से हमारे साथ हैं साकिब बशीर साहब। नाजरीन, आज़ाद कश्मीर इंतखाबी मुहिम के दौरान सियासी टम्परेचर काफ़ी बढ़ चुका है। शर्जील मेमन साहब ने ये कहा है कि अवाम जानते हैं कौन फॉर्म 47 से हुकूमत में आया है और किसके पास हकीकी मैंडेट है, जिसके जवाब में वज़ीर मुमलिकत बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा कि अगर हम रेंट के अग्रीमेंट पर आए हैं तो शरीके किरायादारी तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी है, आपका सदर हमने बनवाया है, आपको चेयरमैन सेनेट हमने बनवाया है और हर जगह आप हमें वोट भी करते हैं। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में क्या होगा, किसका पलड़ा भारी है और ये जो बयानात चल रहे हैं इनके असरात क्या हमें पाकिस्तान की सियासत में वफाक में नज़र आएंगे या नहीं आएंगे, इस हवाले से भी हम बात करेंगे। PTI की एहतजाजी कॉल के बाद हम क्या अपोजिशन को एक प्लेटफॉर्म पर यकजा होता देखेंगे, क्या मौलाना फजलुर रहमान साहब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जो मुतहिदा अपोजिशन है उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाएंगे, बातचीत कहाँ तक पहुँची है, मुलाकातें कहाँ तक पहुँची हैं और क्या ऑफ़र्स की जा रही हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। एक और ख़बर है उस पर बात होना बहुत ज़रूरी है। नबील गबोल साहब चूँकि ये इंकशाफ कर रहे हैं कि बानी PTI से मामलात भी तय पा रहे हैं, पसे पर्दा बातचीत भी हो रही है और अडियाला जेल में मुलाकातें भी हो रही हैं। इस खबर में, इस दावे में कितनी हकीकत है, इस पर भी हमने बात करनी है। लेकिन सबसे पहले गुज़श्ता रात हमने देखा कि हुकूमत की जानिब से पेट्रोल की कीमत में 6 रुपये 39 पैसे इजाफा कर दिया गया और डीज़ल की जो कीमत है उसमें 7 रुपये 83 पैसे फ़ी लीटर इजाफा कर दिया गया। अब हम सिर्फ 3 रोज़ की बात करेंगे तो डीज़ल 3 रोज़ में 20 रुपये 69 पैसे महंगा हुआ और 6 रोज़ में मजमूई तौर पर 52 रुपये से ज़ायद महंगा हुआ है और पेट्रोल 3 दिन में 11 रुपये 32 पैसे महंगा हुआ है। ये नया जो मैकेनिज़्म है, ये नया जो फार्मूला है, ये हुकूमत के लिए कितना जो है फ़ायदेमंद साबित हो गया है कि अब हुकूमत क्योंकि 4 रुपये 5 रुपये 2 रुपये 1 रुपये करके इतनी कीमतें बढ़ा रही है तो वो रद्द अमल नहीं आ रहा है, तो हुकूमत को फ़ायदा हुआ या आवाम को कोई फ़ायदा होगा, क्योंकि आलमी मंडी में तो हम कीमतें ऊपर जाती देख रहे हैं। राना साहब, कीमतें बढ़ी हैं, पेट्रोल 327 का हो गया और डीज़ल 375 का हो गया है और ये जो मैंने आपको बताया कि मजमूई तौर पर डीज़ल 52 रुपये बढ़ा है, यानी कि अगर एक हफ़्ते बाद इसका ऐलान किया जाता तो जो मौजूदा कीमत होगी वो शायद 60 रुपये से ऊपर चली जाएगी एक हफ़्ते में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह, ताजदारे ख़त्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बस इतना ही इजाफा हुआ। अच्छा, बस कम है ये क्या हुआ, क्या बात करें। अगर वो 1000 रुपये लीटर पेट्रोल कर दें, 2000 रुपये लीटर डीजल कर दें तो ऐसी की बगाड़ लेना है, क्या कर लेंगे हम। एक शख्स आपको सड़क पे नजर आया, एक शख्स एहतजाज करता ना। अच्छा, आवाम के लिए हम बात कर रहे हैं ना सर। मैं ये नहीं कह रहा कि आप जाके गाड़ियां तोड़ें, मैं ये नहीं कह रहा कि सड़क ब्लॉक करें, अपनी जुबान से तो कर सकते हैं ना, अपने अरकान असेंबली के आगे खड़े होकर तो कह सकते हैं कि खुदा का वास्ता यार महंगाई को कंट्रोल करो। सर वो कह रहे हैं, एक दफ़ा वो भी हमने जानने की कोशिश की है, वो आपको सुना देते हैं, कह रहे हैं वो जी, सुनाइएगा प्लीज़। को चाहिए कि डेली बेस पे जो पेट्रोल का रेट घटाती बढ़ाती है ना, ये बंद करे, 1 माह बाद घटाए बढ़ाए, ताकि तनख्वाहदार बंदा जो है ना वो इंसान अपना बजट मैनेज करके बैठा होता है। अगर ये डेली बेस पे घटाएंगे या बढ़ाएंगे तो उसका बजट वो ना डिस्टर्ब हो जाएगा और ज़िंदगी गुजारना मुश्किल हो जाएगी। 1000 रुपये हमारी दिन की सैलरी है और उसमें हम क्या करें, 300 रुपये पेट्रोल डलवा लें, 700 में घर में दें, अपने ऊपर लगाएं, क्या करें। पेट्रोल के बारे में अवाम क्या कहे, अवाम को तो वैसे इस गवर्नमेंट ने वैसे कुछ उम्र निकाला हुआ है। मंथली पहले होता था कि गवर्नमेंट मंथली की बुनियाद के ऊपर जो है रेट कम ज्यादा होते थे, फिर 15 दिन पे आई है, फिर पॉलिसी इनकी 1 हफ्ते पे आ गई है। अब गरीब आदमी को मारने के लिए उन्होंने डेली वाला काम कर दिया है। गरीब आदमी जो बेचारा मोटरसाइकिल वाला है, 200-400 का पेट्रोल डेली डलवाने वाला, वो बंदा क्या करे। यहाँ पे मंथली वाला था या 15 दिन वाला, हमें भी आवाम को भी समझ आता था, या पेट्रोल पंप के जो मालिक हैं उनको भी समझ आता था। ये नए ड्रामे बना देते हैं, पता नहीं पॉलिसी इनको कौन सी पढ़ाने वाला कौन बैठा हुआ है इनके दिमागों के अंदर, नई नई पॉलिसियाँ डाल देता है।
जी रान साहब, ये अवामी राय है, वो बेचारे क्या करें, उन्होंने काम पे भी जाना है, वो कहाँ एहतजाज कर सकते हैं, दिहाड़ी तो नहीं मार सकते ना। मैंने देखा है बड़ी टेक्निकल चीज़ खेली है उन्होंने कमाल किया है। उन्होंने हमें साबर का लफ्ज़ मैं छोड़ दूँ, अच्छा उससे भी आगे कर दिया सुपरलेटिव टर्म। हमें उन्होंने एक तो ना, एक पहले तो मैं यहाँ पे ना एक रवायती हलाल रोहित हिलाल कमेटी है ना जी जी, एक रोहित पेट्रोल कमेटी बना दें, अच्छा, जो हर रोज़ रात 12 बजे चांद देख के ना कि चांद का साइज़ क्या है, यानी पेट्रोल का साइज़ क्या है, चांद के पेट्रोल के चांद का साइज़ क्या है, उसके हिसाब से ऐलान कर दिया करें। उसमें भी तो ऐलान नहीं होता है ना, वो महीने बाद होता है, ये रोज़ाना ऐलान करते हैं। तो उसकी एक कमेटी बना दें ताकि हमें पता हो कि उस कमेटी में जो नूरानी चेहरे हैं जिन्होंने सब कुछ करना। कभी गौर करें जी, रात को पेट्रोल बढ़ता है 7 रुपये और सुबह जब आपका बच्चा स्कूल या ट्यूशन जा रहा है ना, तो वो रिक्शे वाला सबसे पहले आपसे कहता है जनाब इस बार 300 नहीं लेना, मैं 700 लेना जे, जनाब मैं 700 नहीं लेना, मैं 1400 लेना जे। तो क्या करेंगे आप? मैं आज सुबह गया, मैंने कहा चले बालों को थोड़ा सा ना कलर करा लेते हैं। अच्छा, मैं खुदा की कसम 1500 रुपया देता था कलर। मैं गया, मैंने कहा ज़रा कलर कर दो, उसने कलर किया, उसने मुझसे 3300 रुपया लिया। मैंने कहा ये किसना? उसने कहा जनाब ये 7 मेरे लड़के हैं, पेट्रोल डलवा के आते हैं, आप अकेले हैं, आपको बेशक एक बंदा कर रहा है, आप तो सारे रहे हैं ना। उसने कहा उसके बाद ये उसने इल्ज़ाम लगाया मेरा नहीं है, उसने कहा जनाब उसको पर डे देते हैं। अच्छा जी। उसने कहा उसके बाद एक और आती है फोर्स, उसको पर डे देते हैं। उनके पहले 2 को देते थे, गुजारा हो जाता था, अब पेट्रोल भी महंगा है। तो कल आप आएंगे, अगर पेट्रोल महंगा होगा तो ये 3500 की होगी, 35, ये इस तरह होगा। मसलन ये आप हिसाब लगा लें कि वो कैंची चलनी है, वाल भी साढ़े कटे जाने ने, सारा कुछ साढ़े ही जाना है, तो पैसे भी इसी देने ने। ये आवाम के साथ हो रहा है, ये आवाम के साथ यही हो रहा है। पैसे भी हमने देने हैं, रोजाना रात को अपने हार्ट का मरीज भी हमने बनना है जी, ब्लड प्रेशर का मरीज भी हमने बनना है। रात अब हर शख्स रात 12 बजे पता क्या करता है जी, इस तरह बैठता है, और एक काम हो गया, अब लोग रात को ने इबादतें शुरू हो गई, रात को दुआवां का सिलसिला शुरू हो गया है। हथ चुक के दुआ करते रहे, हमें किसी के हक च कर किसी के खिलाफ कर। मुझे बताएं यार क्या है, मुझे खुदा की कसम आफरीन है इन पे, मुझे एक सिंपल सी चीज़ बता दें, इन्होंने हमें दिया क्या है? कोई एक चीज़ बता दें जो इन्होंने हमें दी है। ये बारिश हुई है, बारिश हुई है, आज भी बड़ी बारिश। मुझे बता दें आज अभी तक पानी नहीं निकल सका। पेट्रोल हमें महंगा, बारिश आए हम तबाही के दहाने पर, हर चीज़ इस तरह की जा रही है। गर्मी हो जनाब लोड शेडिंग का हिसाब आ जाएगा। जी ऐसी है। तो क्या करें हम? मुझे बताएं ना, इस अवाम को इन्होंने भला क्या दिया है? इन्होंने अवाम को दी है एक ऐसी गोली, वो गोली जो है बनती है डीजल से भी, पेट्रोल से भी, लोड शेडिंग से भी, गर्मी से भी और बारिश के पानी से भी। वो हर फन मौला गोली है कि यार ऐसी हर फन मौला गोली है कि जिससे हमें ही नुकसान होना है, इस कौम को नुकसान होना है। अभी आप निकले भाई एहतजाज करने के लिए, 10 मिनट बाद आप पे FIR होगी, FIR होगी, फिर पता चलेगा जनाब अगे 700 रुपया पेट्रोल तो या 300 रुपये या 200 दे या 50 रुपये से एहतजाज कर रहे हैं, उन 8,500 रुपये की जमानत कराई। गरीब आदमी के पास तो जमानती भी नहीं होता जनाब, वो कौन सा इतना तगड़ा आदमी है कि जिसने जाके करना है। लेकिन इस पे हमें एहतसाब करना होगा आपका, और एहतसाब करना होगा इस्लामाबाद का। साकिब साहब कह रहे हैं 8,000 में जमानत का जमाना भी नहीं रहा। लो तुसी ठीक है साकिब साहब, कोई 7 दिनों में कोई अगर गुंजाइश निकले साकिब साहब। साकिब साहब आगे आपने हमें, मुझे 2 दिन में आपके पास रहा हूँ, आपने यही कहा कि पेट्रोल सस्ता हो रहा है। अच्छा साकिब साहब, सर जो पेट्रोल वाला जो जी प्लीज जी एक तो जो पेट्रोलियम प्राइसेस वाला मामला वो तो है ही है। आपने खबर पढ़ी होगी जो एक आध दिन पहले बाहर आई है कि 12 जून को जब ये बजट के मामलात भी चल रहे थे तो 1 अरब 80 करोड़ रुपए की मरात जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उन पूरी फेडरल कैबिनेट ने दी है। आप अंदाज़ा लगा लें कि ये फेडरल कैबिनेट में बैठी हुई जो हुकूमत है, जो एग्जीक्यूटिव है, प्राइम मिनिस्टर है। साकिब साहब आपने पूरी खबर करनी है, बिल्कुल आप दोस्त कह रहे हैं, उनको अवाम का दर्द पहुंच ही नहीं रहा। साकिब भाई आप क्या बात करें, क्यों आवाम का सोचें यार, पता मुझे समझ नहीं आती। आप पता नहीं आप अक्सर से बाहर जाना, आपने यहाँ हमजा ने बाहर चले जाना है, वीज़े आपके लगे हुए हैं, बाहर को जायदाद है, क्या बात कर रही? मुल्क है ब्यूरोक्रेट्स और सियासतदानों का, आपका मेरा है, तो उनको चाहिए ना चीज़ें। साकिब भाइयों ने चीज़ें चाहिए, नई गाड़ियाँ चाहिए,
उन्हें घरों की आसाइश चाहिए। ज़रूरियात हैं जी। आप आपकी मेहरबानी, उनके खिलाफ कुछ ना बोलें, उनके खिलाफ बोलना जुर्म है। जी साकिब साहब। अच्छा राणा साहब, एक चीज़ जो है ना, वो हमने जो 19 जून को ना 67 रुपीज़ कम हुआ था और 74 रुपये जो पेट्रोल कम हुआ था, तो मैंने कहा था कि एक हफ्ते के बाद तक जो है वो उसका असर हो जाएगा। तो अब वो मैं उससे बरी जिम्मा हो गया हूँ, क्योंकि डीजल की कीमत उस वक्त थी 378 रुपया और अब बराबर हो चुकी है। अब बराबर हो गई है सर आज। आप डीजल वाला मामला तो आप ही आज अली परवेज मलक की तरह निकले हैं। टेक्निकली आपने इसको टैकल कर लिया जी, माशाल्लाह। जी जी बिल्कुल, अब कीमत उन्होंने बराबर कर दी है, मामला ही खत्म हो गया अब तो। ठीक है साकिब साहब, आप बरी जिम्मा हो गए, चलें इस मामले को हम छोड़ते हैं। आपसे मैं फिर कुछ और जानने की कोशिश करता हूँ। ये एक बयान आया है जी कि डेप्यूटी सीएम होना था क्योंकि उसको गवर्नेंस का बड़ा एक्सपीरियंस था और वो तैमूर सलीम झगड़ा साहब का नाम आ रहा था। खान साहब भी ये चाहते थे। ये हमशीरा हैं बुशरा बीबी की, मरियम वट्टू, उन्होंने ये बात कही है। एक तो ये दावा जो वो कर रही है, आपको इसमें कितनी सच लगती है? दूसरा, झगड़ा साहब तो एमपीए ही नहीं है, वो कैसे डिप्टी सीएम बन जाते? एमपीए भी नहीं है और हमजा साहब डिप्टी सीएम का कोई तस्वुर भी नहीं है। आपने कभी सुना है डिप्टी सीएम भी कोई चीज़ है? मतलब ठीक है, कोई वजीर ख़जाना होता है, कोई किजर कैबिनेट होती है प्राइम मिनिस्टर की या जो वज़राए आला हैं उनकी भी, लेकिन इस किस्म का कोई तस्वुर भी नहीं है। फिर जो सुहेल खान अफरीदी साहब है, उनको तकरीबन 1 साल हो गया है अब तो होने को है, वो वज़ीर आला जो है वो बने हैं। तो 1 साल के दरमियान किसी पीटीआई के रहनुमा ने, वो सलमान अकरम राजा साहब की तरफ उन्होंने कहा कि वो भी बता सकते हैं, वो इसकी तस्दीक कर सकते हैं, किसी ने कोई बात ही नहीं की। और मरियम वट्टू साहिबा जो है वो आई हैं और उन्होंने कहा जी ये बात हुई थी। तो मेरे लिए हैरान कौन है कि ये 1 साल पहले इमरान खान साहब ने कहा था और वो आगे बात कम्युनिकेट ही नहीं हुई। ऐसा नहीं है। ये जो बात मुझे जो है वो जो मेरे सोर्सेज हैं वो ये कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। फिर दूसरी जो 2-3 चीज़ें जो मरियम वट्टू साहिबा की तरफ से आई हैं, अच्छा, उन्होंने पीटीआई की जो पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है उस पर बहुत ज़्यादा सवालात खड़े कर दिए। उन्होंने कहा क्या ये कर रहे हैं, इनकी कोई स्ट्रगल नज़र नहीं आ रही, सियासत नज़र नहीं आ रही, कोई इनकी मज़ाहमत और मफामत कोई चीज़ जो है वो नज़र नहीं आ रही। और उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि मुलाकातों के लिए ये कुछ नहीं कर रहे। तो पूरा एक चार्जशीट उन्होंने जो है उनके खिलाफ कर दिया है। अच्छा, ये अब मुझे नहीं पता कि मरियम वट्टू साहिबा जो है वो इंटरव्यूज़ कल भी और आज भी एक चैनल पे उनका इंटरव्यू आया। इससे कबल तकरीबन 1 माह पहले, 1 से 1.5 माह पहले जब हाई कोर्ट में केस आया था, तो उस वक्त प्रोसिक्यूशन ने कहा था कि मरियम वट्टू साहिबा की जो ट्वीट्स हैं उनकी वजह से हम जो है वो इनकी मुलाकातें हमने बंद की हैं। और उनकी ट्वीट्स आती हैं इदारों के हवाले से या जो भी उसमें कहा गया था, तो उसके बाद वो ट्वीट्स रुक गई और अभी तक रुकी हुई हैं। मुलाकातें जो है वो खुल गई थी, तो अब जो है वो दोबारा से, अच्छा, उन्होंने एक तो उनके सेल का जिक्र किया, फिर वहाँ पे वो नमाज पढ़ते हैं उसके हवाले से कि वहाँ पे क्या कंडीशन होती है, पानी आ जाता है या बाकी जो वो कीड़े मकोड़े आ जाते हैं और इस तरह की बात के एक बड़ी अजीब गरीब जो सूरत हाल में उनको रखा गया है। तो ये सारे सवालात यकीनी तौर पर फैमिली तो बुशरा बीबी साहिबा से मिल रही है, तो हो सकता है इन तक पहुंच रहे हों, तो दोबारा कहीं उनको मुश्किलात का सामना ना करना पड़ जाए मुलाकातों में। अच्छा रान साहब, एक तो इस पे आपने कमेंट करना है, बात आई है कुछ समझ नहीं आ रही थी, कोई लिंक नहीं बन रहा था कि ये कैसे होगा। दूसरी एक और चीज़ भी है, नबील कबूल साहब भी एक दावा कर रहे हैं कि जी के इमरान खान साहब से बातचीत हो रही है पसे पर्दा, डयाला जेल में मुलाकातें भी हो रही हैं, कोई गारंटी नहीं दे रहा है। ये दोनों चीज़ें मुझे बताइएगा कि आपको लगता है कि ये दुरुस्त हैं? आपके पास खबर क्या है और तज्जिया क्या है? अच्छा, मेरे तज्जिया या खबर दोनों जो है वो, जी जी, एक तो ये मरियम वट्टू कौन है? ये बुशरा बीबी की हमशीरा हैं जी। कभी इलेक्शन लड़ी है? नहीं, मेरे इल्म में पीटीआई के किसी एहतजाज में आपने देखा है इन्हें? नहीं। इतने अरसे में एहतजाज भी तो है ना, जब बुशरा बीबी खुद एक एहतजाज को लीड कर रही थी तो ये साथ थी? ये साथ थी? नहीं, उसमें तो उनकी एक ट्वीट नहीं थी, कभी भी नहीं रही। नहीं सर, मैं वही बात करने लगा हूँ। तो उनके एक ट्वीट पर मुलाकातें बंद कर दी गई। ठीक है, आज उनके टीवी पे इंटरव्यू चल रहे हैं और साकिब साहब को और आप मुझे सबको पता है कि क्यों चल रहे हैं। तो इसलिए कोई सदाकत नहीं है इसमें। मैं सदाकत 1% नहीं समझता, 1% नहीं समझता। नबील तैमूर झगड़ा साहब ने हमारे प्रोग्राम में कहा था जी कि मैं इस हुकूमत के साथ हूँ, मुझे ऑफर्स थी, लेकिन मैं
चाह रहा हूँ कि जो आए हैं वो करें, मैं इनके साथ हूँ, मेरी ये लालच नहीं है। हमारे प्रोग्राम में क्लियर कर दिया था। तो अब मरियम भट्टू साहिबा जो हैं उनको याद आया, तो मैं समझता हूँ कि 5 अगस्त के किसी भी एहतजाज में हम यकीन रखेंगे वो सबसे आगे होंगे अपनी बहन के लिए, ताकि पता चल सके कि वो वाकई कितना दिल में उनके दर्द है। आगे अब आज नबील कबूल देखें, ये बातें मुझे एक बड़े पीपल्स पार्टी के एक और ज़िम्मेदार शख्स ने, ज़िम्मेदार है, अच्छे ओहदे पे है, आईनी ओहदे पे है, मुझे उसने भी ये बात की कि मुलाकातें तो चल रही हैं, बातें चल रही हैं, कुछ चीज़ें तय हो सकती हैं। उसने कहा लेकिन कुछ रुकावटें भी हैं। अच्छा, मुख्तलिफ रुकावटें हैं, कुछ लोग राज़ी नहीं हो रहे। उसने कहा जो भी होना है ना उसमें भी थोड़ा टाइम लगना है। लेकिन उसने एक बात जो कही थी इसमें, उसने कहा कि सब भरे जाएंगे। अच्छा, उसने कहा अगर ये मामला तय ना हुए तो पंजाब मैं की फिक्र हो सब भरे जाएंगे। फिर उसने कहा मामला उस तरफ जाएंगे। अब एक चीज़ मैं सिर्फ आपको बता दूँ, नबील कबूल जितनी बात करते हैं ना, उसके बाद हमने आज कोशिश की कि उनको लें जी, रब्ता भी किया, तो उन्होंने इनकार कर दिया। जी, एक बैठ के बात करना किसी पॉडकास्ट में किसी यूट्यूबर्स के साथ, वो भी बड़ी अच्छी बात है, और एक टीवी पे आके बोलना और उनसे सवाल पूछना, ये बड़ा ज़रूरी होता है। जहाँ अब जब कोई भाग जाए ना तो यहाँ उसको हदायत मिल जाती है, तो यहाँ फिर वो अपनी बात से भाग रहा होता है। अच्छा, मैं आपको चलते एक खबर देता हूँ। जी जी प्लीज़। इलेक्शन होने लगे हैं, आज़ाद हम कल इसमें हमारे पास टाइम होगा, एक एक हल्का डिस्कस करेंगे, लेकिन आपको वक्त से पहले 5 सीटें लेगी जी यहाँ पे मीरपुर में जो है हल्के हैं ना, इसमें 5 सीटें लेगी मुस्लिम लीग नून, 5 से 6 बनेगी उनकी, ये आज़ाद कश्मीर में, आज़ाद कश्मीर में, ठीक है। और उसके बाद आएगी पीपल्स पार्टी 3 से 4, उसके बाद तहरीक इस्तेकाम पाकिस्तान। ये मैं आपको दे रहा हूँ, जिस दिन रिजल्ट आएगा। ये रान साहब ये आप देखें, मैं तो आपको पता है हर वक्त लिख लिया करो, लेकिन कल हम इस पे डिटेल से बात भी करेंगे, एक एक हल्के को डिस्कस करेंगे कि ये किस तरीके से हो रहा होगा, कौन सा कैंडिडेट जो है वो कितना तगड़ा है। साकिब साहब, ये जो जुडिशरी में चीज़ें कुछ चल रही हैं, अब ज़िला अदलिया के जजेस को बेहतरीन कारकर्दगी की बुनियाद पर जो अवार्ड देने का फ़ैसला है, ये कितना अहम है और इसका फ़ैसला कैसे होगा कि किसकी कारकर्दगी बेहतर है, तयन कैसे होगा, इसका पैमाना क्या होगा? अच्छा हमजा साहब, एक तो ये बहुत अहमियत का हामिल है, ये बहुत ज़रूरी भी है। उमूमी तौर पर जो हमारी सुपीरियर कोर्ट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट्स हैं, वफाकी आईनी अदालत है, उनके जजेस, उनके हवाले से ज़्यादा बात होती है या उनकी जो कैटेगराइज हम करते हैं, लेकिन जो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के जजेस हैं वो सबसे ज़्यादा काम करते हैं। मतलब 100 सवा 100 केस जो है वो दिन को सुनते हैं, सुबह 8:30 बैठते हैं, 3:30 उठते हैं, हफ्ते वाले दिन भी उनको छुट्टी नहीं होती और बड़ा रश लगा होता है, बड़ी एक जो है वो एक घुटन भी होती है। मतलब गर्मियों में अगर आप देखें तो उस माहौल में वो काम करते हैं, तो उनके लिए इस किस्म के अवार्ड्स मेरा ख्याल में ये बहुत अच्छा फ़ैसला है। और जो आपने पूछा कि कारकर्दगी का बुनियाद क्या, बुनियाद कारकर्दगी की आपकी कि आपने किस तरह केसेस निपटाए हैं, आपकी जजमेंट्स की रेशो क्या है, आपकी जो जजमेंट आप देते हैं वो जब सुपीरियर कोर्ट में जाती है वो बरकरार रहती है या नहीं रहती। तो ये 3-4 मेजर जो पैरामीटर्स हैं उनकी बुनियाद पर फिर इसमें जो एडिशनल सेशन जजेस हैं, फैमिली कोर्ट्स हैं, जुडिशल मजिस्ट्रेट्स हैं, जो ख़वातीन जजेस हैं, तो 4-5 कैटेगरीज़ हैं जिनमें से एक एक जज को जो है वो सिलेक्ट किया जाता है। 6 जजेस इस्लामाबाद से सिलेक्ट किए गए। इसी तरह लाहौर हाई कोर्ट, सिंध, बलूचिस्तान और पेशावर हाई कोर्ट से भी ये नाम आने हैं। तो ये एक अच्छा फ़ैसला है। जजेस की हौसला अफजाई इस तरह जो है वो ज़रूरी है और इसके असर भी पॉजिटिव आएगा। बिल्कुल ठीक है जी, आप समझते हैं कि ये एक बेहतर फ़ैसला है। हम यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 5 अगस्त का ऐलान कर चुकी है कि हम जलसा भी करेंगे और एहतजाजी तहरीक का बाकायदा तौर पर आगाज़ भी किया जाएगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कोशिश कर रही थी कि एक अपोजिशन का तगड़ा इत्तेहाद बन जाए, अपोजिशन को एक फोरम पर इकट्ठा कर पाएगी? और अब मौलाना फजलुर रहमान साहब से भी चूँकि बातचीत चल रही है, तो मौलाना साहब को भी क्या अपने साथ शामिल कर पाएंगे या मौलाना साहब के साथ शामिल हो पाएंगे? क्योंकि ये मामला थोड़ा सा पेचीदा हो जाता है जब मौलाना फजलुर रहमान साहब
किसी अपोजिशन इत्तेहाद या किसी भी इत्तेहाद का हिस्सा बन रहे होते हैं तो लाइमलाइट चाहिए होती है हर किसी को। तो ये लाइमलाइट किसके हिस्से में आएगी या लाइमलाइट की वजह से ही ये प्रॉब्लम्स तो क्रिएट नहीं हो जाएंगे। दूसरा एक बड़ा अहम बयान आया है डिप्टी सीएम के हवाले से, केपीके के हवाले से, उस पर भी हमने बात करनी है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा डॉक्टर हुमायूं मोहम्मद साहब। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर साहब ये तहरीक के हवाले से अगर हम बात करें 5 अगस्त का दिन दिया गया है, आप समझते हैं कि आपने अपने सपोर्टर्स में अभी या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो फॉलोअर्स हैं उनमें वो जोशो वलवला अभी तक देखा है या वो सीरियस आपको वो या संजीदगी उनमें नज़र आई है कि वो संजीदा ले रहे हैं इस कॉल को? अभी तक शायद कॉल उस तरह से दी भी नहीं गई और शायद लोग भी बार बार के वादों दावों से थक चुके हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए जी, किसी हद तक ये बात ठीक है कि अभी तक चूँकि फाइनलाइजेशन हुई नहीं है तो वो एक इब्हाम सा क्रिएट हुआ है, लेकिन वो अनकरीब मेरे ख्याल में अभी उसको सेटल हो जाना चाहिए। नंबर 2, यस, हम लोग पिछले 4 साल से मुसलसल स्ट्रगल कर रहे हैं तो उसका भी एक इम्पैक्ट आता होता है, हर जगह पे आ जाता है। ये बहुत लंबा है और ये याद रखें कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बानी हैं इमरान खान साहब, वो प्रॉब्ली अगर पाकिस्तान की हिस्ट्री देखे जिस सख्त जेल वो काट रहे, आज तक कोई नहीं काट सका और ना किसी ने काटी इतनी लंबी जेल। ज्यादातर लोग 2-3 महीनों में बाहर भाग जाते थे और बाज लोग जो कहते हैं कि जी हम लोग तो 10-10 साल और 11-11 साल वो जेल में रहे। तो जेलें ये होती है कि जिसमें आपको बिल्कुल कैद तन्हाई में रखा जाता है, 8 महीनों से कोई आपसे मिला नहीं है वगैरह वगैरह। खैर, इसको चले जाते हैं। मेरे लिहाज से अगर आप ये देखें कि क्या JUI और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मिल सकते हैं, मेरे ख्याल में अगर मैं देखता हूँ ना तो जो टाइम करवट ले रहा है वो इन दोनों को खुद ही मेरे ख्याल में करीब ला रहा है। मौलाना साहब का अपना भी वो है कि उनको कहते हैं कि हमें PTI के ऊपर बहुत ज़्यादा एतमाद नहीं है, PTI वाले कहते हैं हमें मौलाना साहब के ऊपर बहुत ज़्यादा एतमाद नहीं है, लेकिन एट द सेम टाइम हम दोनों की पॉलिटिकल पार्टीज जो है ना इकट्ठी एक जगह पे एक हालात के अंदर आ रही है। अब इसमें लाइमलाइट क्या होगा? तो देखिए, मेरे लिहाज से अगर आप देखा जाए तो अगर मैं मौलाना साहब की जगह हूं तो मैं देखूंगा कि इस वक्त लाइमलाइट में किसके चांसेस ज्यादा है। PTI की अपनी एक प्रेजेंस है, मौलाना साहब की अपनी एक प्रेजेंस है, वो किसी से कम नहीं है। लेकिन जब मैं लीडरशिप को देखता हूं तो वहां पे PTI के अंदर एज ऑफ नाउ मौलाना साहब के लेवल का कोई लीडर नहीं है। इमरान खान है, वो जेल के अंदर है। बाकी शाह महमूद कुरैशी साहब है, वो जेल के अंदर है। बाकी अगर हम देखें तो वो ज्यादातर जो हम सारे हैं मौलाना साहब से बहुत जूनियर पॉलिटिशियंस हैं। हम अपनी जगह पे हमें वोट मिला होगा, सब कुछ होगा इमरान खान का, लेकिन मौलाना का अपना वोट है। मेरा अपना वोट नहीं है पर मैं पॉलिटिशियन होऊंगा। हमारे जो बाकी वो लोग हैं वो पॉलिटिशियन अपनी जगह पे होंगे, इलेक्ट होकर भी आए होंगे, बड़ी मनसब पे बैठे होंगे, लेकिन उनका अपना जाती वोट नहीं है। मौलाना साहब का जाती वोट है तो वो एक बड़े लीडर है। अब अगर वो बड़ा लीडर एक जगह पे आ जाता है और लेट्स से 2 पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करती है तो मेरी नजर में वो शायद इसका क्रेडिट ज्यादा ले जाए तो उसकी तरफ ज्यादा उनके चांसेस हो गए। तो इफ आई एम मौलाना साहब आई विल प्रोबब्ली टेक दिस चांस, क्योंकि यहाँ पे मौलाना साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और JUI जब इकट्ठे मिल जाए तो आप ये समझ लें कि 80 to 90% ऑफ द स्ट्रीट पावर जो है ना वो इनके पास आ जाती है। अब ये 80-90% ऑफ द स्ट्रीट पावर को जो सबसे बड़ा मतलब मैं शायद हो सकता है उनसे एग्री ना करता हूं, लेकिन उनके रिस्पेक्ट में उनके स्टेचर की वजह से शायद मैं उनको जरा आगे जाने दूं, ये चीजें ऑटोमेटिकली हो जाती हैं। तो यहाँ पे मुझे अगर मैं मौलाना साहब की जगह हूँ आई विल टेक द लीड और मैं कहूँगा कि आओ इकट्ठे मिलके चलते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, सुने कि जलसे के साथ ही लॉन्ग मार्च का भी ऐलान होने लगा। देखिए, ऐसा होता है, एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है। आप कोई चीज स्टार्ट करते हैं, लोग ये कहते थे कि जी जलसा होगा या तहरीक होगी। जलसा कुड बी द स्टार्ट ऑफ द तहरीक एंड जलसा विल बी द स्टार्ट ऑफ तहरीक। अब जलसा क्या है? 3 साल हो गए इमरान खान को,
जो इलीगल डिटेंशन की वजह से है, झूठे फ्रॉडी केसेस की वजह से उनके ऊपर है। आप ये सोच लें कि केस किस नौयत के तहत शुरू में लगाए थे। आप लोगों ने पूरी मुसलमानों के अंदर एक जो शरीयत थी उसको बिल्कुल बदल के रख दी। एक औरत की जो सबसे इम्पोर्टेंट उसकी जो शहादत है आपने उसको नलिफाई कर दिया है। कल को ये बात जब इन लोगों के बच्चों के ऊपर आएगी ना कहीं खुदा न खास्ता, तो इनको बहुत जल्दी इन लोगों को ये भी पता चल जाएगा। तो अगर आप वहां से अगर आप वो करके देखें तो मेरे ख्याल में तो इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि ये तहरीक भी कामयाब होगी और ये तहरीक आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जाएगी और इसके अंदर एक हो सके शुरू में तरह वीक हो लेकिन इसके अंदर एक स्ट्रेंथ आती जाएगी। दिस इज व्हाट आई कैन सी फोरसी। उसकी दो वजूहत है, एक इनकी अपनी नलायकी, उनकी नलायकी की वजह से मैं मिसाल दे देता हूँ, पिछले एक हफ्ते में 51 रुपीज पेट्रोल महंगा हो गया है। तो ये जो इनकी नलायकी की वजह से जो अवाम पिसना शुरू हो रही है और जो आजकल मतलब पहले बांग्लादेश में, नेपाल में, श्रीलंका में जेन-ज़ी और अभी इंडिया में आ रहा है, प्रॉब्ली वो ओवरफ्लो कर जाएगा। वो चीज़ इधर भी आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट हो जाएगी तो इट मे इग्नाइट थिंग्स। तो जब ये सारी चीज़ें डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि आपने जो पीटीआई के हवाले से कहा कि 5 अगस्त जो है वो आगाज़ होगा और आगे बढ़ेंगी, तो 3 साल के बाद आगाज़, ये मतलब बात समझ नहीं आई कि 8 फरवरी 2026 को भी आपने एक जलसा या एहतजाज रखा था, फिर हमने रमज़ान से पहले सुना कि स्ट्रीट मूवमेंट को फोर्स आ रही है, फिर आगे बढ़ता गया। अब 5 अगस्त को अनाउंसमेंट होगी कि आगाज़ है, नुक्ता आगाज़ है। सर मेरा सवाल इस तनाजुर में ये है, जो सिचुएशन हमें नज़र आ रही है, क्या आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं कि पीटीआई इस वक्त बंद गली में खड़ी है? देखिए पीटीआई तो बहुत अरसे से बंद गली में है, उसको तो बंद गली में धकेला गया है। उसको किसी जगह पे कोई जो उनके हुकूक है वो उनको नहीं मिल रहा है, जो उनके साथ जुल्म हो रहा है वो मेरे ख्याल में पाकिस्तान में उसकी नज़ीर कहीं नहीं मिलती। जिस तरीके से पीटीआई को निशाना बनाया जा रहा है और इसके बावजूद भी पीटीआई जिस तरीके से बाउंस बैक करके आ जाती है, जिस तरीके से उनके वोटर सपोर्टर्स उनको दोबारा वो उठा लेते, वो चीज़ें भी अपनी जगह पे एक मुनफरद चीज़ है। लेकिन हाँ, थोड़ा सा मैं यहाँ ज़रूर कहूँगा कि हमारी जो इस वक्त लीडरशिप है उनकी थोड़ी सी क्या कह सकते हैं वीकनेस ज़रूर शो हो रही है, चाहे वो उनके अंदर के वो डिसएग्रीमेंट्स की वजह से हो रहा है या चाहे उनका डिसीजन मेकिंग ना करने की वजह से हो रहा है या उनकी वो एक सिंगल माइंडेडनेस की झलक ना आने की वजह से हो रहा है। वहाँ पे थोड़ा सा इम्पैक्ट आ रहा है। I'll be more than happy to accept some shortcomings। कोई ऐसी बात नहीं है। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, साथ ही रहिए। हमें पाकिस्तान पार्टी की रहनुमा सहर कामरान साहिबा ने ज्वाइन किया। सहर साहिबा बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त भी निकाला और हम डॉक्टर साहब से भी बात कर रहे थे। एक तो डॉक्टर साहब वही बात कर रहे थे जो बिलावल साहब ने एक प्रोग्राम में ये बात कही थी कि जी के जब उनसे सवाल हुआ कि पीटीआई कहती है कि इतनी सख्त जेलें किसी ने नहीं काटी हैं तो वो मुस्कुरा दिए थे। उन्होंने जो है तंज़िया एक जो है मुस्कुराहट भी थी, फिर उसका जवाब भी उन्होंने दिया था। दूसरा ये जो नून लीग पर तनकीद के निश्तर हैं ये कुछ ज़्यादा नहीं हो गए हैं, क्या ये इलेक्शन तक ही होगा मामला या उसके बाद तक चलने के चांसेस हैं? अगर चांसेस हैं तो 5 अगस्त बड़ा अच्छा टाइम है, पीटीआई ने एहतजाज की कॉल दी हुई है, फिर आप ओपनली ऑपोजिशन में आ जाएं, ऑपोजिशन कर लें, मौका है। जी बहुत शुक्रिया। मैं सुन रही थी जो है डॉक्टर साहब की बात। देखिए बात यह है कि क्या कौन सा मुकाबला करना है कि किसने कैद काटी, किस कॉज पे काटी, क्या कुर्बानियाँ दी, किसी की शहादत का क्या मुकाबला करेंगे। मैं समझती हूँ कि एक ऐसी बहस है जो मुझे इनके साथ करना मुनासिब नहीं लगता, क्योंकि आप अपनी सियासत में इतने आगे चले जाएं कि आप जो है इस तरह के मवासने करने लग जाएं विदाउट अंडरस्टैंडिंग द सेंटिमेंट्स ऑफ द पीपल, ठीक है ना। तो ये एक जो हमने स्पेस पॉलिटिकल जो गेन की थी वो कैसे कॉम्प्रोमाइज हुई 2018 के बाद से, किस तरीके से लोगों को जेलों में डाला गया, किस तरह की रिवायत, ये सोचते नहीं है ना हम।
हम ये सोचते नहीं है कि कल ये वक्त किसी पे भी आ सकता है। बाकी जो आपने बात की कि हम जो है इनका एहतजाज ज्वाइन करते हैं, सबसे पहले मैं समझती हूँ अभी डॉक्टर साहब ने बड़ी, मैं समझती हूँ एक एक्सेप्ट किया है और अपने अंदर की यूनिटी को तलाश करें। पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अपनी आइडियोलॉजी है और हम पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स पे जो है वो यकीन रखते हैं, क्योंकि हमने इस जमहूरियत के लिए हकीकी कुर्बानियाँ दी हैं। ना मैं आपसे ये कहूँगी कि आप जो है उस दौर को सोचें जब जो है ना सिर्फ कारकुनों ने बल्कि कायदीन ने अपनी जानों के नजराने दिए, कोड़े खाए, कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त की, किसकी जेल कैसी थी, कौन सी थी, मैं उसके बारे में गुफ्तगू ही नहीं करना चाहती। लेकिन ये है कि आज के हालात में अगर आपका जो किरदार है, आप एक चलती हुई असम्बलियों से इस्तीफे दे दें, आप 2 सूबाई असम्बलियों से इस्तीफे दे दें, आप असम्बली में बैठे सवाए शोर शराबे और फोरम पॉइंट आउट करने के कोई काम ना करें, पर्सनल प्रिविलेजेस लें, लेकिन जो कायमा कमेटियां हैं उनसे आप जो है उनमें आप शिरकत ना करें, तो मुझे नहीं समझ में आता कि इनके अहदाफ क्या है। फिर ये कि रोज़ाना अच्छा सैर कामरान साहबा, ये तो मान लिया चलें तहरीक इंसाफ हो गई, बिलावल साहब तनकीद कर रहे हैं बड़े मियाँ साहब पर, वो तनकीद कर रहे हैं मुस्लिम लीग नून पर बड़ी खुल के। अच्छा, वो आप एक दूसरे के करीब कहेंगे सियासी तौर पे हमारे इख्तलाफात है, बिल्कुल ठीक है, ये भी सुना, लेकिन इन पूरे जलसों में ये रोज़ाना जो 2 रुपये 3 रुपये 5 रुपये 6 रुपये पेट्रोल बढ़ जाता है, और आज भी जो एक अज़ाब आना है जिससे अवाम भुगत रही है, पीपल्स पार्टी तो अवाम की जमात है, पीपल्स पार्टी इसकी तरफ क्यों नहीं आ रही? देखिए, अगर आप हमारी असम्बली के अंदर बिजनेसेस को देखें तो हमने, चाहे वो फ्यूल की प्राइस हो, चाहे वो सोलर के ऊपर इनकी जो है वो पॉलिसी में चेंज हो, चाहे वो जो है बिजली गैस की बात हो, चाहे अवाम के दीगर मसाइल हो, हम बाकायदगी से उनको हाईलाइट करते हैं। इवन कायमा कमेटियों के अंदर आप ये देखें कि ये रवैया है इनके वज़ीरों का कि आप उनसे अगर अकाउंटेबिलिटी मांगते हैं या ओवरसाइट करते हैं तो वो अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है, नाकाबिले जो है उनका जो एक तहम्मुल है और वो बर्दाश्त जो है वो उसकी लिमिट जो है वो क्रॉस हो जाती है। उन्हें ये भी नहीं पता लगता कि हमारे सामने फीमेल कोलीग्स हैं। तो ये बात है कि ये तो एक हम देख रहे हैं। आज बिलावल ज़रदारी तनकीद कर रहे हैं, वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। देखिए, इनके 2 मिनिस्टर्स के गलत बयानात की वजह से एक तनाव पैदा हुआ, और ये बात हमने सिर्फ जलसों में नहीं की, पार्लियामेंट में भी बिलावल ज़रदारी ने ये बात कही कि ये जो है इस पे अपने जो उसको कंडेम भी किया, और प्राइम मिनिस्टर से ये भी कहा कि ऐसे लोग जो है वो जो कि कश्मीर जैसे हसास मामले के ऊपर गैर जिम्मेदाराना बयानात दे के एक तनाव की कैफियत करते हैं, उनको वज़ीर रहने का कोई हक हासिल नहीं है। और ये भी कहा कि ये अपने उस पर जो है एक्सेप्ट करें गलती को और माफ़ी मांगे। मगर आप ये देखें कि इनकी जो डटाई है ये उसको ना सिर्फ रिपीट करते हैं। अब जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब आए, जो मुस्लिम लीग नवाज के कायद थे, तो मैं समझती हूँ कि उनकी इतनी जिम्मेदारी तो ज़रूर बनती थी कि वो आके एतराफ़ करते कि उनके पार्टी के कुछ लोगों से गलतियाँ हुई हैं, और वो जो है उस पर नदामत का इजहार करते या जो है उसको कम से कम कंडेम करते। लेकिन उन्होंने एक नई चीज़ बनाई, उन्होंने कहा जी मैं तो जो है अगर वो वज़ीर आज़म से कहूँगा कि मुझे कश्मीर का वज़ीर आज़म बना दें, तो मतलब ये कि आप 3 दफ़ा के वज़ीर आज़म रहे हैं, आपको ये बताइएगा कि आप भी इस हुकूमत के इत्तेहादी हैं, बहुत ज़्यादा शोर है अवाम की जानिब से, महंगाई का गिला भी किया जा रहा है, तो जो डिलीवर करना था पीपल्स पार्टी PDM 1 की हुकूमत का भी ऐसा थी, 2 में आप इत्तेहादी हैं, आपके पास आइनी ओहदे हैं, हर बात आपसे मशवरा किया जाता है, तो जो डिलीवर करना था 5 बजट दे चुकी है ये हुकूमत, तो वो डिलीवर करने वाला मामला शायद हो नहीं सका। अवाम की तो चीखें निकल रही हैं, बल्कि पिछले 5 दिनों में तो अजीबो गरीब किस्म की वो एक पॉलिसी लाई है हुकूमत, रोज़ाना पेट्रोलियम प्राइसेस जो है बढ़ाई जा रही है, और उसका जो इम्पेक्ट आ रहा है महंगाई और आम आदमी पर, उसका कोई हिसाब किताब ही नहीं है, और हुकूमत को कोई फ़िक्र भी नहीं है। तो पीपल्स पार्टी कहाँ खड़ी है इस सारे मामले में? क्योंकि 5 साल हो गए, अब तो आपसे सवाल बनता है आपसे भी कि आप भी तो इस निज़ाम का हिस्सा हैं। देखिए, अगर हमारे पास आईनी होते तो हम एक मैंडेट लेकर आए हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात है जिसकी जो है वो चारों सूबों में, वफाक में, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में रिप्रेजेंटेशन है।
अगर हम आईनी ओहदों पे हैं तो हम जो है बिल्कुल अपने मैंडेट की वजह से हैं। जहाँ पे हमारी अक्सरियत नहीं बनती थी वहाँ पे हमने वज़ीर आज़म को सपोर्ट किया, लेकिन हम काबीना का हिस्सा नहीं बने और हम बाकायदगी के साथ और बहुत एक वजाहत के साथ जो हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको जो है वो रेज़ करते हैं। और आवाम के इश्यूज़ को सिर्फ आवाम कौन है, हम सब भी आवाम है ना, हम सब इफेक्टेड हैं। जब मेरा बिजली का बिल आता है मैं नहीं दे सकती। अभी इसकी प्राइवेटाइजेशन की स्टैंडिंग कमेटी थी, मैंने भी ये बात उठाई कि भाई आपने एक एयरलाइन को प्राइवेटाइज करके आपने उस पर सेल्स टैक्स और कस्टम ड्यूटी हटा दी। जब वो सरकारी एयरलाइन थी तो उस पर सब था, बाकी एयरलाइंस पर जो है ये लागू है। आवाम के ऊपर रोजाना आप सेल्स टैक्स लगाते हैं। बजट के अंदर हमने इनकी पेट्रोल लेवी के ऊपर और जो है कार्बन लेवी के ऊपर बात उठाई। अब मसला ये है कि देखिए हम यही कर सकते हैं। आप अगर ये समझें कि जी हम भी ऐवान छोड़ के बाहर चले जाएं तो क्या ये डॉक्टर साहब ठीक हो गया, साहर साहब आपका पॉइंट आ गया। डॉक्टर साहब पीपल्स पार्टी यही कहती है, जिस भी रहनुमा से हम बात करते हैं तो वो फरमाते ये हैं कि असल ऑपोजिशन तो हम कर रहे हैं, ऐवान में भी ऑपोजिशन हम करते हैं, कोई भी फैसला हुकूमत करने लगती है तो ऑपोजिशन तो हम करते हैं। पीटीआई या बाकी जमातें तो ऑपोजिशन कर ही नहीं रही, वो तो अवाम की बात ही नहीं करती। सर क्यों नहीं करते आप अवाम की बात, और पीपल्स पार्टी जैसी ऑपोजिशन क्यों नहीं करते? सर मुझे मतलब आई रियली डोंट अंडरस्टैंड दिस थिंग। आप मुझे एक बात बताएं, मैं कहूँ कि ये पॉलिसी जो आप बना रहे हो, ये लॉ बना रहे हो, ये पॉलिसी बना रहे हो, ये गलत बना रहे हो, ये अवाम के हक में नहीं है। जब उस पर वोटिंग हो मैं उसके हक में वोट दे दूं। अब आप मुझे बात बताएं, आप मुझे क्या कहोगे? आप मुझे मुनाफिक कहोगे, आप मुझे दोगला कहोगे, आप मुझे झूठा कहोगे, आप मुझे बेईमान कहोगे, आप मुझे क्या कहोगे? वो कहते हैं जमहूरियत चलती रहे सर, निजाम चलता रहे। सर देखें ये इन लोगों ने जमहूरियत की डेफिनेशन जो है ना वो झूठ, चोरी, उचक्कापन इससे कर दी है। जमहूरियत नाम है एक्चुअली आवाम की खिदमत का। आप मुझे एक बात बताएं, इन 4 सालों में जिसमें आपने पाकिस्तान डिस्ट्रक्शन मूवमेंट 1 और पाकिस्तान डिस्ट्रक्शन मूवमेंट 2 की बात की है, PDM 1 PDM 2 की बात की है, उससे पहले पाकिस्तान के अंदर देखिए जो भी हुकूमत आती है, जब भी वो कोई रूल करती है, तो जब आप उसका आउटपुट देखते हैं, एंड रिजल्ट देखते हैं, आप कहते हैं चलो ये मुख्तलिफ अहदाफ हैं जो हम लोग लेते हैं, लेकिन उसका जो निचोड़ होता है वो 2 चीज़ों में होता है। एक, पावर्टी कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है। नंबर 2, एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है या एम्प्लॉयमेंट कम हो रही है। ये 2 चीज़ें आप एंड में करके देखते हैं, और लोगों को कितनी सहूलियात मौजूद है, उनको सेफ्टी नेट कितना मिल रहा है। डॉक्टर साहब सर, अगर मौलाना फजलुर रहमान जो आपके खिलाफ बड़ी खुल के तकारीर करते थे और आप उनके खिलाफ करते थे, यानी तहरीक इंसाफ और मौलाना की जमात, अगर इनमें कुर्बत हो सकती है अवामी मफादात के लिए बकौल, तो पीपल्स पार्टी के साथ क्यों नहीं कुर्बत हो सकती? पीपल्स पार्टी ने तो आपको हुकूमत बनाने की दावत भी दी थी, बैरिस्टर गौहर साहब के घर भी गए थे, उन्होंने खुद इस बात का इतराफ़ किया है। सर देखिए, इससे है कि हम कभी मौलाना साहब के साथ हम कभी नहीं थे, हम हमेशा उनके शुरू में एक आध दफ़ा होंगे, लेकिन अदरवाइज़ नहीं। पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ जो हमारा एक आप ये समझ लें कि उसूली इख्तलाफ ये है कि ये लोग बेसिकली जो पाकिस्तान के अंदर जो इंस्टॉल हुआ है, जो इंस्टिल किया है, जो इंजेक्ट किया है करप्शन को, वो इन लोगों ने किया है। इस वजह से, और ये याद रखिए, देखिए मैं आपको, आपने मेरे खिलाफ कोई काम किया ना, मैं आपको माफ़ कर सकता हूँ। आपने मुझे जेल में डाला है, मैं आपको माफ़ कर सकता हूँ। आपने मुझे कुछ कहा है, बिल्कुल तरीके से अगर मैं आपको कोई बुरा भला कहूँगा ना, आप मुझे माफ़ कर देंगे। अगर मैं आपके बच्चों के बारे में कुछ करूँगा, आप मुझे कभी माफ़ नहीं करेंगे। इसी तरीके से वो जैसे कहते हैं ना, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसूलन अन रय्यतिही, और तुम में से हर एक निगहबान है और उससे उसकी रैयत के बारे में सवाल होगा। तो जब हमारी रैयत के बारे में इन लोगों ने उनके ऊपर डाका डाला है, मैं मिसाल दे सर यहाँ पे डॉक्टर साहब यहाँ पे एक सवाल ले लीजिए सर, आपकी बात सर, सवाल ले लीजिए, मिसाल भी कंप्लीट कर लीजिएगा, मिसाल में आसानी हो जाएगी सर, आसानी हो जाएगी सर, आसानी हो जाएगी। मुझे आसानी वैसी है, मुझे आसानी पहले है, उसके बाद आप आसानी कर लेना। सर आप वाहिद हैं जिनको पीटीआई में रहते हुए आसानी है माशाल्लाह। सर एक मिनट ना सर, क्योंकि मैं जरा क्लियर थिंकिंग के लिहाज से करता हूँ ना अपने लिए। दिस इज द प्रॉब्लम। ये वो अच्छा, अभी रिसेंटली 1.5 बिलियन रुपीस का जो है, ये जो इन लोगों ने ब्यूरोक्रेट्स को एक दिया है, किस बात का दिया है? आपके सारे गलत फैसले ब्यूरोक्रेट्स के थ्रू हो रहे हैं।
सर आप दुरुस्त कह रहे हैं, ये सर आप दुरुस्त कह रहे हैं। सर अब मेरा ये सवाल ले लें, पीपल्स पार्टी और नून लीग से जो इलेक्टेबल हो, जो साहर साहिबा आपका ही सवाल करने लगा हूं, आपका ही सवाल करने लगा उनसे कि अगर पीपल्स पार्टी और नून लीग से कोई इलेक्टेबल है वो तो पीटीआई में आ सकता है, लेकिन पीपल्स पार्टी से और नून लीग से बातचीत नहीं हो सकती है, ये किस तरह का मयार है? फिर ये दोहरा मयार नहीं है? नहीं, हमारा कभी ऐसे देखिए, इससे ये है कि मेरे लिहाज से तो वो जो एक इलेक्टेबल की जो सियासत थी ना, जो 2018 में हुई थी, मैं तो उस वक्त भी उसके खिलाफ था कि वो इलेक्टेबल, देखिए पाकिस्तान तरीके अच्छा सैयद साहब, ये जो इल्जाम लग गए आप लोगों पे कि करप्शन जो है वो आप मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी करती है, ये क्या इल्ज़ाम लगा दिया? देखिए मैं समझती हूँ कि मैं तो बहुत एक कोशिश करती हूँ कि बात जो है वो शाइस्तगी से करूँ, लेकिन डॉक्टर साहब की जो बातें सुन के बड़ा अफसोस हुआ कि मैं समझती हूँ कि एक पढ़े लिखे शख्स को इस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। जो आज जो मैं समझती हूँ जिस तरीके से न्यूयॉर्क में भी खड़े होके चोर 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 और डीजल 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 और उसको पंखा उतार लूँगा, उसका AC निकाल दूंगा, उसको जेल में डाल दूंगा, जो ये जो थी ना, मैं समझती हूँ अब आज भी अगर एहसास नहीं हो तो शर्मसारी होती है। वो बात करते हैं पार्लियामेंट की, वो बात करते हैं जिनको पार्लियामानी किरदार अदा ही नहीं करना, जिनका मकसद सिर्फ इक़्तिदार है। मैं वज़ीर आज़म हूँ तो पार्लियामान है, मैं वज़ीर आज़म नहीं हूँ तो पार्लियामेंट नहीं है। जब आपको हुकूमत चाहिए तो आप पार्टी सिस्टम बिठा दें, जब आपको हुकूमत चाहिए तो आप जो है वो धरने लगा दें 2014 में, और आप जो है मतलब ये जो इस तरह के नैरेटिव लेकर आना, और आपका जब दिल चाहे आप जो है कौमी इमलाक पे हमले करें, आप जो है जलाओ घिराव करें, यानी ये इंतशार पसंदी, ये मैं समझती हूँ ये अलग रास्ता है और पार्लियामानी जो आपका किरदार है वो अलग है। अगर कहीं पे कोई चीज़ जो है वो हम सेल्स टैक्स कम करा देते हैं या हम हुकूमत की किसी पॉलिसी को रोक देते हैं, अगर 100% नहीं या अगर हम 50% भी बेसिक ले आते हैं तो ये हमारी कंट्रीब्यूशन है। अगर आपने कंट्रीब्यूट नहीं करना, आपने सिर्फ कागज़ फाड़ने हैं, आपने सिर्फ बातें करनी है, आपने इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करने हैं, तो मैं कहूँगी ये देखिए आपकी सियासी अपनी तरबियत की हामी है। आज जो लीडर इनका बनने लगता है अगले दिन उसकी टांगे खींच लेते हैं। तो मसला ये है कि ये गलत सियासत के रंग आप लेकर आए, क्योंकि आपकी सियासी तरबियत थी नहीं, आप एक पॉलिटिकल पार्टी ना थे ना आज हैं, ठीक है। एक जत्था था और वो जत्था आज भी है, और वो बार बार कोई ना कोई बहाना ढूंढता है। देखिए अगर आपने पार्लियामेंट में रहना है, अगर आपने पार्लियामेंट में अपना किरदार अदा करना है तो फिर आप संजीदगी जो है दिखाएंगे। आपने ठीक है, पार्लियामान में किरदार अदा करें, और आपने बैठना है, आपने शोर शराबा करना है, आपने अवाम की बात नहीं करनी। सिर्फ टॉक शोज में आके एक नैरेटिव बनाना है जो एक शख्स का दूसरे शख्स से नहीं मिलता। तो बात यह है कि आप अपने ही लोगों के भी पैर खींचते हैं, अपने ही लोगों के भी टांगे खींचते हैं, आपको किसी का एहसास ही नहीं है, और आप जो गुफ्तगू करते हैं वो भी मैं समझती हूँ कि कभी कभी लगता है कि एक शाइस्तगी के लेवल से बहुत नीचे आ जाती है। इससे शायद अगर आपको कोई बड़ापन साबित होता हो तो मुझे कोई एतराज नहीं है। हमने अपने लीडर से हमने तहम्मुल सीखा है, हमने बर्दाश्त सीखी है। बिल्कुल ठीक है जी साहर साहिबा, आपका पॉइंट आ गया। आपका शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर हुमायूं मोहम्मद साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया। यहाँ पर हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एहतजाजी कॉल के बाद, जलसे की कॉल के बाद, तहरीक की कॉल के बाद हम ये देखेंगे कि अपोजिशन किसी एक जगह पर यकजा हो जाए, किसी एक पॉइंट पर इकट्ठी हो जाए, और क्या मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मामलात तय हो पाएंगे, और क्या वो चीज़ें हैं जिनकी वजह से अभी तक ये मामला तय नहीं हो पाए हैं? क्या ट्रस्ट डेफिसिट है दोनों जानिब से? इस पर भी हमने बात करनी है। हमारे साथ मौजूद है कामरान मुर्तज़ा साहब, आप JUI के रहनुमा है। कामरान मुर्तज़ा साहब अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया आपका। सर 5 अगस्त का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज, क्या कोई चांस है कि JUI मौलाना साहब भी उसका हिस्सा बन जाएं या उसके बाद तहरीक का हिस्सा बन जाए? 5 अगस्त तो आ गई है, 10 दिन रह गए। 5 तारीख तक तो कुछ भी नहीं हो सकता। जब तक मामला बाकी तय नहीं होंगे उस वक्त तक जो है ना वो इकट्ठे चलना मुश्किल होगा।
और जो कुछ तय होगा उसको लिखना पड़ेगा, ताकि कम से कम जो है वो जो हमारे दरमियान बदइत्मादी है या बेएतमादी है वो फिर आइंदा वो ना हो। फिर कल ये ना कहा जाए कि जी हम मुकर गए, वो मुकर गए, वो दुरुस्त नहीं कह रहे, हम दुरुस्त नहीं कह रहे। फिर एक और प्रॉब्लम है, अब एक माजी तो हमारा है ना, माजी हमारा आपस में बेटरनेस रही है जी। अब हम कोई बात उस माजी के बारे में कर दें तो वो फिर उठा के जो ना आसमान सर पे उठा लिया जाता है। हालांकि हमारे पार्ट पे जो ना हम अब नहीं करते, मगर वो उनके यहाँ जो ना वो चीज़ें बाज़ जगह पे अनगाइडेड हो जाती हैं। जैसे एतमाद की तहरीक थी, उसके बारे में हम कह दें, वो फिर हर एक का जो फिर दिल करता है वो फिर इरशाद फरमा देता है। तो इंसान है, उसको ये बातें कुछ अच्छी लगती हैं, कोई बुरी लगती हैं। तो इस तरह से जो है वो कंट्रोल शायद उस तरह से ऐसा सच नहीं है। तो जब कंट्रोल अगर तो कहीं पे साथ चलने की बात हो तो पहले अपने साथियों को कंट्रोल भी करना पड़ता है। मगर स्टिल जो है सब कैसर साहब जो है वापस आ जाए इंग्लैंड में, वो बेटे के हवाले से उनका बेटे ने जो ना वो ग्रेजुएशन उनकी हुई है, तो वापस आ जाए तो फिर कोई बात देखते हैं आगे किस हद तक बढ़ सकती है। अच्छा कामरान साहब, क्या पंजाब में आप जलसा करने जा रहे हैं? पीपल्स पार्टी तो मीनार पाकिस्तान जलसा कर रही है, और वो जलसा मीनार पाकिस्तान में जो है वो उस इत्तेहाद के और उस इलेक्शन के हवाले से है जो कश्मीर में है। तो क्या, क्योंकि आपका कश्मीर में उनके साथ इत्तेहाद भी है, तो क्या आप उसके हिस्सा बनेंगे जलसे का? अगर नहीं बनेंगे तो क्या आप पंजाब में एक और जलसा किसी जगह करने जा रहे हैं? पंजाब में आज मेरा ख्याल आज शेड्यूल हमने देना था, पंजाब का भी, बलूचिस्तान का भी, चारों सूबों का शेड्यूल देना था। मुझे कल अपना मौलाना के स्टाफ ऑफिसर ने बताया था कि आज शेड्यूल दे देंगे। मुझे तारीखें भी कुछ बताई थी उसने, मगर अब पता नहीं शेड्यूल उसने दिया या नहीं दिया। मगर पंजाब में भी उसमें है और बलूचिस्तान भी है। बलूचिस्तान में तो मुझे इसलिए याद रह गया कि मेरा अपना मफाद था, मेरा अपना इंटरेस्ट था तो इसलिए याद रह गया। बाकी जो है ना बाकी जगहों पे भी है, तो इंशाल्लाह ताला वो मेरा ख्याल ज़्यादा तेज़ी से अब जल्द से शुरू हो जाए। कामरान साहब, 2-3 पॉइंट्स हैं छोटे छोटे, उस पर आप कमेंट किए जाएगा। एक तो सर आप कह रहे, पिछले हफ्ते भी आप हमारे साथ थे, तो आपने फरमाया था कि पीटीआई के हवाले से कि कुछ सिटिंग्स हो रही हैं, बेशक वो खामोशी से हो रही हैं, उनकी कोई प्रेस रिलीज, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं आ रही, तो क्या वो सिटिंग्स, आपने अभी बताया कि असद कैसर साहब का इंतज़ार है, तो क्या वो सिटिंग्स पीछे जो क़यादत है उनके साथ भी हो रही हैं, अभी भी हो रही हैं या अभी रुकी हुई हैं? एक पॉइंट सर। दूसरा, इंटरनेशनल कमर्शियल कोर्ट, ये लॉ एंड जस्टिस जो कमीशन जो उनका इजलास था सुप्रीम कोर्ट में पिछले दिनों, उन्होंने रिकमेंड की है, सिफारिश की है कि एक आइनी तरमीम की जाए और एक और कोर्ट, कमर्शियल कोर्ट और इंटरनेशनल कमर्शियल कोर्ट उसको नाम जो दिया गया, ये बनाई जाए इस पे। और तीसरा, आज एक सेशन जज बलूचिस्तान में बड़ा एक अनफॉर्चुनेट वाक़या हुआ, उसमें वो शहीद हो गए, उनके गनमैन भी उसका निशाना बने। तो उसकी वजह से बलूचिस्तान में उमूमी तौर पर तो हैं ही हालात, लेकिन अब जुडिशरी जो है वहाँ की वो भी मुतासिर होना शुरू हो गई है। जुडिशरी वैसे भी मुतासर है। इससे पहले जो ना एक हमारे जज साहब थे, काजी थे, उनको उठा के ले गए थे, वो उनकी कस्टडी में रहे कुछ दिन। ये हकीम साहब जो आज शहीद हुए हैं अपने गनमैन के साथ, दूसरे एक अपना लाशारी साहब हैं, वो ज़ख्मी हुए हैं, वो एडिशनल थे। तो ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या हुआ है और बहुत ही अच्छे किरदार के शख्स थे, जितना चेहरे से खूबसूरत थे उतना किरदार के भी खूबसूरत थे। और अनफॉर्चुनेट पूरे सूबे में तो हालात जो है वो बिल्कुल तबाह हो चुके हैं। मैंने सुना है कि कई पुल जो है ना वो तबाह हो गए हैं और सड़कों पे ट्रैवल करना तो इस टाइम मुमकिन ही नहीं होता। कोई आप इंटीरियर में नहीं जा सकते हैं, आप अपने रिस्क पे है, ना पश्तून एरिया में जा सकते हैं, ना बलोच एरिया में जा सकते हैं। कोयटा में थोड़ा बहुत जो है ना वो इनके एक अपना वो 0.25 किलोमीटर में रेट है जो जिसको रेड जोन कहते हैं। बाकी लोग जो है ना, हम लोग सारे अल्लाह के आसरे में हैं, अपने घर तक पहुंच जाते हैं, तो अल्लाह की मेहरबानी है। जहाँ तक वो आप कोर्ट की बात कर रहे हैं, मैं खुद चूँकि उस कमीशन का मेंबर था, मैंने इसमें उससे डाइसेंट किया था और मैंने इस बात पे मेरा ख्याल है कि मेरा जो है ना इख्तलाफी नोट जो है
वो शायद मुझे कहा गया था कि वो मैनेटेड हो जाएगा। वो नहीं आया मैं पब्लिक में सर, वो पब्लिक में नहीं आया, ये फर्स्ट टाइम आपकी तरफ से आ रहा है। नहीं, मैंने उसमें अपना मैंने भी और एक और दूसरे किसी का मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि वो जज साहब थे, उनका मैं नाम नहीं लूँगा। बहरहाल मैं अपना जिम्मेदार हूँ तो मैंने अपना बता दिया कि मैंने जो है उससे इख्तलाफ किया था, उसकी वजूह भी मैंने बयान की थी। मुमकिन हद तक मैंने उसको रेजिस्ट किया था और फिर जब ये बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि फिर आपका इख्तलाफ जो है वो इसमें आ जाएगा, ठीक, आपकी बात जो है ना वो रिकॉर्ड हो जाएगी। इसमें कंसेप्ट सर क्या है, ये पैरेलल है, मतलब एक सुप्रीम कोर्ट है जिस तरह ये वफाकी आईनी अदालत है, कि पैरेलल एक सुपीरियर कोर्ट होगी या क्या होगी, मतलब इसके ऊपर सुपीरियर कोर्ट होगी या क्या, जो जिन्होंने सिफारिश, ये एक ट्रिब्यूनल बनाने का अब अभी तक कोई नहीं, ये अल्टीमेटली तो ये आना है पार्लियामेंट के पास और भेजा उन्होंने पार्लियामेंट के पास ही है, मगर और फिर जो है ना वो चूंकि रेजिस्टेंस आ गई थी एक आध मेंबर की, जैसे मैंने अपना कह दिया, तो फिर उन्होंने कहा कि ये पार्लियामेंट डिसाइड करेगी और ये अल्टीमेटली वहीं पे पार्लियामेंट में होगा। तो मेरी अपनी वजह थी इसमें, सूबाई खुद मुख्तारी जो है ना वो इफेक्ट होती है, हाई कोर्ट्स के इख्तियारात इफेक्ट होते हैं। आपने अगर कोई फर्ज कर लीजिए कोई स्पेशल कोई चीज़ बनाना भी है तो एक किसी हाई कोर्ट के एक जज को नोटिफाई कर दीजिए, कोई एतमाद की बात है तो वो एतमाद जो है ना उसको कहें कि सिर्फ आप एक ही काम। तीसरा पीटीआई की मुलाकातें हो रही हैं या नहीं, वो परसों मेरी बात हुई थी, परसों ही थी शायद मेरी बातचीत हुई थी परसों। असद कैसर साहब से नाम भी बता देता हूँ आपको, असद कैसर साहब से मेरी काफ़ी लंबी बात हुई थी, कुछ बातें जो है वो फिर आगे चलेंगी, मगर वो उनका चूंकि आमने सामने बैठ के बात होना है, कुछ मेरी डिमांड्स हैं ज़ाहिर है, कुछ उनकी डिमांड्स हैं, तो वो फिर आगे। तो परसों मेरी बात हुई आखिरी दफ़ा। बिल्कुल ठीक है, परसों आखिरी दफ़ा बात हुई है। कामरान मुर्तज़ा साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। मुझे राना अज़ीम साहब को, साकिब बशीर साहब को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।